हाय एवरीवन। आज के पॉलिटी लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग इंडियन पॉलिटी, संविधान, लोकतंत्र क्या है और इसके विशेषता क्या है और भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़े थे। और आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार और इसके विशेषताओं को पढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पास कौन कौन से अधिकार संविधान से प्राप्त हुआ है और इन सभी अधिकारों को मूल अधिकार ही क्यों कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, हर समाज में मूल अधिकारों की रक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्तर को निर्धारित करती है। तो आज के लेक्चर में मूल अधिकार को अच्छे से समझते हैं और कौन कौन से मूल अधिकार हमें प्राप्त है इसे भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में मूल अधिकार में हम देखेंगे कि राज्य की परिभाषा को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या उसको पढ़ेंगे, फिर मूल अधिकार जो है पहला मूल अधिकार संविधान इसे देखेंगे और संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं इसे देखेंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और ऐतिहासिक फैसला इस पे क्या क्या था उसे देखेंगे और इसके कुछ अपवाद है उसे भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी जाने वाली वह आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकार का एक समूह है। यह राष्ट्र के भीतर लोकतंत्र, न्याय और समानता को कायम रखने के लिए अभिन्न अंग है। अगर संक्षेप में कहे तो इनका लक्ष्य है व्यक्तियों का नहीं बल्कि कानूनों को सरकार स्थापित करना। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। संविधान निर्माता ने इसे अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर बनाया है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं जो राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि से प्राथमिक होता है, जिसे संविधान के द्वारा गारंटी और संरक्षण दिया गया है। इसीलिए मूल अधिकारों की अवहेलना होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मूल अधिकार मूल क्यों है इसे देखते हैं। मूल अधिकार इसलिए मूल है क्योंकि संविधान निर्माण के पूर्व के निर्मित विधियां या संविधान बनने से पहले की कोई भी संवैधानिक विधियां तथा मूल अधिकारों के बीच के टकराव की स्थिति में अगर दोनों के बीच टकराव होगा तो जो पूर्व की संवैधानिक विधियां है उसे खत्म कर दिया जाएगी, ढक ली जाएगी। इसके असंख्य महत्व का कारण ही इसे भारत के महाधिकार पत्र जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के रूप में इसे जाना जाता है, बोला जाता है। पहला देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें बोला गया है शासन के तीनों स्तरों अर्थात केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन, इसे नगरपालिका और पंचायत शासन के तीनों स्तरों के अलावा उन संस्थानों और प्राधिकरणों को भी राज्य में शामिल किया जाता है जिन्हें राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और जिन संस्थानों के संचालन राज्य के अधिकारियों के द्वारा होता है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होता है। ये हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है प्रत्येक नागरिक को। देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकार की अवहेलना राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि से संभव नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल किया गया है। इसमें है अस्थायी विधि अर्थात शासन के 3 स्तरों के द्वारा पारित कोई भी विधियां, जैसे पार्लियामेंट से या राज्य विधानसभा से कोई भी पारित विधियां होगी उसे विधि कहेंगे। अस्थायी विधि कौन सा है? राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा पारित कोई भी अध्यादेश या आदेश होगा उसे अस्थायी विधि कहते हैं। उसे भी इसमें फंडामेंटल राइट्स में विधि के अंतर्गत रखा गया है। प्रत्यायोजित अर्थात कार्यपालिका द्वारा कोई विधान जैसे कोई आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना कोई कार्यपालिका द्वारा जारी किया जाता है उसे भी विधि में शामिल करेंगे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 के अनुसार। गैर विधान जैसे कोई प्रथा या रूढ़ है इसे भी विधि में शामिल किया जाएगा। ये इन सभी को मूल अधिकार से ऊपर नहीं रखा जाएगा, उसे अवहेलना नहीं किया जा सकता है मूल अधिकारों को। उपरोक्त में से किसी को न्यायालय अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के लिए और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के लिए मौलिक अधिकार के हनन पर चुनौती दी जा सकती है। जितने भी विधियां हैं इन सभी में अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उच्चतम न्यायालय में हम आर्टिकल 32 के और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल्स के तहत मौलिक अधिकारों के अवहेलना के मामले में हम चुनौती दे सकते हैं। देखते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है। पहला है कि कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, जैसे जो भारतीय नागरिक है सिर्फ उसे ही प्राप्त होता है। जैसे इसे याद रख लेंगे, ये खासकर वनडे एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, यूपीएससी में भी सवाल आता है, स्टेट पीएससी में भी। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 20 और 30 ये सारे आर्टिकल है जिस केवल ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते। और कुछ मूल अधिकार है जिसे भारतीय नागरिक के साथ विदेशी दोनों को प्राप्त हो, जैसे 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को प्राप्त होते हैं। ये वाद योग है अर्थात ये वाद योग है, इसके चुनौती दी जा सकती है, लेकिन राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध मतलब इसमें राज्य अगर इस पे प्रतिबंध भी लगा सकता है। मूल अधिकारों को कटौती भी की जा सकती है राज्य के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से। ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। अधिकार के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।
अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसे याद रखें, आर्टिकल 20 और 21 को अगर इमरजेंसी भी होता है उस समय भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताए गए प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी भी मामले में। इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह अस्थायी नहीं है। संसद के द्वारा मूल ढांचे के प्रभावित किए बिना संशोधन या कटौती की जा सकती है। इसमें इसकी विशेषताएं हैं, हम ये देख लिए। आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं पहला फंडामेंटल राइट जो हमें प्राप्त होता है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 है कि विधि की समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 में पढ़ेंगे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 16 में है कि लोक सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्राप्त होगी प्रत्येक नागरिक को। अनुच्छेद 17 में है ये अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत को अंत करार दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह से छुआछूत को इसमें अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में है ये उपाधि का अंत अर्थात किसी को उपाधि नहीं दिया सकता है सेना और शैक्षणिक को छोड़कर। चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 14 पे। इसमें कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिकों, विदेशियों के साथ साथ कंपनियों जैसे प्रतिनिधित्व व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता है। विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटिश से लिया गया एक अवधारणा है। इसमें क्या क्या है? इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का अभाव होगा। विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं। वही विधि के समान संरक्षण का अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कानूनों के द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों दोनों में के समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों के समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा और सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। ये दो बातों को याद रखेंगे, विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण जो अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। कानून का शासन। कानून का शासन के अर्थ क्या है? ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी का मानना है कि विधि के शासन की अवधारणा में निम्नलिखित 3 तत्व हैं, 3 बातें आती। मनमानी शक्ति पर रोक लगाना अर्थात किसी को भी कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से दंडित नहीं किया जा सकता है। यह है विधि के शासन का अर्थ, पहला अर्थ। दूसरा है कानून के समक्ष समानता अर्थात सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एक बराबर नजर से देखा जाएगा अर्थात देश के कानूनों के प्रति सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा है व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता अर्थात संविधान व्यक्ति अधिकारों का स्रोत नहीं है। संविधान जो है व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत नहीं है बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, क्योंकि कानून को न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है। यह है ब्रिटिश के न्यायवादी एवी डाइसी का मानना है। हालांकि भारतीय व्यवस्था में विधि के शासन के केवल प्रथम और दूसरे, ये पहला और दूसरा ही लागू होता है, तीसरा लागू नहीं है। तीसरा सिर्फ ब्रिटिश में लागू होता है। ये जो है विधि के अधिकारों के प्रधानता जो है ये सिर्फ ब्रिटिश में लागू होता है, बाकी ये पहला और दूसरा भारत में लागू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान की एक मूल विशेषता है और इसलिए इसे संविधान के संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी पॉइंट को याद रखेंगे। ये मूल संविधान के मूल विशेषताएं हैं जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था आर्टिकल 14 के लिए। अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद भी है, जैसे अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा अपने पद के दौरान किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जब तक वो पद पे बने हुए किसी भी न्यायालय में कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वही दूसरा है भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि मतलब पद पे रहने के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार के दंडीय कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में अगर कोई दंडीय ये क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो चालू नहीं होगा और जो चालू था उसे भी बरकरार नहीं रखा जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा जब तक वो पद पे है। ये अनुच्छेद 361 के तहत ये विशेषाधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपालों को। तीसरा है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की पदावधि पद के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रारंभिक आरंभ नहीं की जाएगी। कोई भी प्रक्रिया आरंभ नहीं होगा उसे गिरफ्तारी के लिए। तीसरा विशेषाधिकार दिया है भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की
पद के दौरान यदि कोई दीवानी मामला, अगर कोई दीवानी मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें 2 महीना पूर्व इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। एक अपवाद यहाँ पे है, देखेंगे इस पे किसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चालू रखा जाएगा, कोई भी केस चालू या किसी भी न्यायालय में इसे बुलाया नहीं जाएगा। ये है अधिकार है 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को। लेकिन यहाँ पे कहा गया दीवानी मामले में, क्रिमिनल नहीं, दीवानी मामले में अगर कोई बात होती है, कोई मुकदमा चलाने से पहले 2 महीना पहले उन्हें सूचना दी जाएगी, ये अनिवार्य है, ये सूचना दी जाएगी। उसी तरह अनुच्छेद 361 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद, राज्य विधानमंडल की किसी भी कार्रवाई की रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वही अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के किसी भी सदस्य संसद को वही अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के किसी भी सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। वही अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए समान प्रावधान दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 31C। 31C में प्रावधान है कि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में निहित डीपीएसपी जो सामान्य जन कल्याण के लिए कोई भी कानून लागू करने के लिए राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे डीपीएसपी को ऊपर रखा गया फंडामेंटल राइट से, इसीलिए अगर कोई जन कल्याण के लिए कोई विधि बनाई जाती है राज्य के द्वारा तो उसे इस आधार पर नहीं चुनौती दी जाएगी कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वही है विदेशी संप्रभु राजदूतों, राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र और उसके एजेंसियों को भारतीय न्यायालय सिविल और आपराधिक अधिकारों से मुक्ति प्रदान हो, इस पर किसी तरह का कोई प्रोसीजर नहीं चलाया जाएगा इस तरह से। फिर अगला देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? आर्टिकल 15 में देखते हैं, इसमें कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 को याद रखें, 5 है, धर्म पहला, दूसरा मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये पांच कीवर्ड है, इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के द्वारा सामाजिक समानता बनाए रखा जाएगा। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व या प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा, जैसे दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंटों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान तक पहुंच। मतलब किसी व्यक्ति को आप ये कहकर नहीं आप बाहर निकाल सकते हो कि आप इस होटल में नहीं आ सकते हो, इस जगह पे नहीं बैठ सकते हो, इस दुकान से सामान नहीं ले सकते हो, इन होटलों में खाना नहीं खा सकते हो। अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत सारे न्यूज़ में, तो ये सब आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि केवल आप मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर धर्म के स्थान भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा है कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान का उपयोग जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य की अर्थात सरकार के द्वारा अगर आंशिक रूप से भी उसमें पैसा दिया गया है तो आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित रहेगा, ये उसे आप मना नहीं कर सकते हो। इसका कुछ अपवाद है, अपवाद में देख लेते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स निरपेक्ष फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मतलब पूरी तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कह सकते कि एब्सोल्यूट नहीं। इस पे हर फंडामेंटल राइट्स पे कहीं ना कहीं अपवाद भी शामिल है। कुछ मामलों में अब उस पे फंडामेंटल राइट्स को मतलब थोड़ा सा दबा दिया जाता है, ये अपवाद में हम इसलिए इसको अपवाद को पढ़ते हैं कि आखिर क्या सी बात है जहाँ फंडामेंटल राइट्स को भी हम जैसे कहीं पे डीपीएसपी को ऊपर रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स को नीचे रखते हैं, क्योंकि समाज को कल्याण के लिए सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं और विधि लाई जाती है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। अनुच्छेद 15 के नियम 3 के अनुसार राज्य के द्वारा महिलाओं, बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत दी गई है। अनुच्छेद 15(4) के नियम के अनुसार सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। अर्थात यहाँ पे भेदभाव तो हो रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है, मतलब समाज के लिए जो वर्ग पीछे है, जो पीछे छूट चुका है, उसे ऊपर लाने के लिए, एक समान स्थल पे लाने के लिए राज्य के द्वारा कुछ स्पेशल विधि लाया जा सकता है, स्पेशल योजना भी लाया जा सकती है, उसी के तहत ये अपवाद को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 नियम 5 के अनुसार सरकार को सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त किसी निजी शिक्षण संस्थानों के सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में, मतलब एडमिशन, किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन में विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(6) का नियम 6 क्या कहता है? राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे ईडब्ल्यूएस,
बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जो पहले से ही भारत के संविधान अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 के अंतर्गत आता है, जिसे हम 2019 में संसद ने 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू किया। जो 10% रिजर्वेशन कोटा है ना, जिसे देखते हैं ईडब्ल्यूएस, जो उच्च मतलब जो समान वर्ग के हैं, जनरल वर्ग से आते हैं, उनको ये मिला हुआ है। यह संशोधन किया गया था 2019 में, संविधान संशोधन 103 में, इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। 103 संविधान संशोधन था ईडब्ल्यूएस का। यह है अनुच्छेद 15 के नियम 6 में लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि जनहित अभियान और भारत संघ का मामला क्या था। ये सर्वोच्च न्यायालय में ये केस गया था, इस पे क्या था, इसे हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है। 16 जनवरी 2023 को 3-2 बहुमत से उच्चतम न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, मतलब इसे चालू रखा। इसके साथ ही कोर्ट ने आरक्षण लाभों के दायरों को बढ़ाकर सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन को भी शामिल कर लिया। पहले था कि शैक्षणिक और जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग था उसी को आरक्षण मिलने का अधिकार था। इसे मंडल आयोग हम पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब जो उसमें 50% का सेलिंग लिमिट बनाया गया था, उससे ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब दायरे को बढ़ा दिया, अब इसे ईडब्ल्यूएस पे भी लागू कर दिया है। हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और न्यायपालिका द्वारा इस अनुच्छेद की व्याख्या पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के पक्ष में अप्रत्यक्ष भेदभाव और सकारात्मक भेदभाव को शामिल करने के इसके दायरे का भी विस्तार किया गया है। तो ये हम पढ़ लिए आर्टिकल 15, इसका अपवाद देख लिए, ये होता क्या है और इस किसे मिलता है, और हम सुप्रीम कोर्ट का हम ये एक निर्णय भी पढ़ लिए इस पे हम। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक या सार्वजनिक सेवाओं में के विषय में किसी भी नागरिकों को अवसर की समानता दिया जाएगा, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(1) कहता है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता दी जाएगी, किसी तरह से भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म के स्थान पर, निवास के स्थान पर, इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) कहता है राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत सेवाओं को किन्हीं विशेष पदों, वर्गों के लिए स्थानीय निवास के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, परंतु इस संबंध में विधि का निर्माण का शक्ति संसद को प्राप्त है, केवल संसद को प्राप्त है। इसे याद रखेंगे, संसद ही इस पे विधि बना सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से नहीं रोकेगा जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में अपर्याप्त। अर्थात अगर राज्य सरकार देखेगा किसी राज्य में पिछड़े वर्गों की जो प्रतिनिधि है इन सेवाओं में कम है, अपर्याप्त है, तो उसे लागू करने के लिए उसे आरक्षण दी जा सकती है, इस पे नहीं कोई रोकेगा। अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के कार्यों से जुड़े पद पर नियुक्ति पर अपने धार्मिक समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दिया। अर्थात ये कहता है अगर किसी भी धार्मिक संप्रदाय कोई संस्था खोलता है तो उसमें जो पद पे नियुक्ति होगा वो अपने ही उसी वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्ति करेगा, इस वो प्राथमिक देगी। ये अनुच्छेद 16(5) यही कहता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद, इसी पे है अनुच्छेद 340, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का अधिकार कैसे और राष्ट्रपति की दी गई शक्ति है। ये है अनुच्छेद 340। इसमें सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए, उत्थान के लिए राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति, ये पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा और आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्गों कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा आयोग की इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष संसद के रखा जाएगा। पहला आयोग बना था इसी अनुच्छेद के तहत, पहला आयोग बना था काका कालेलकर आयोग 1953 में, और दूसरा बना था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम मंडल कमीशन कहते हैं, बीपी मंडल 1979 में, 1979 में। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय इस पे कौन कौन सा ऐतिहासिक फैसला और टिप्पणी की है, इसे भी हम देख लेते हैं। इसे भी पहला है इंदिरा सहनीवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रमुख वाद चर्चा में रहती हमेशा ही। ये 1992 में दी गई थी, 9 जजों की बेंच थी ये। इंदिरा सहनीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के 27% आरक्षण को संवैधानिक वैधता बरकरार रखा, मतलब उस पर बरकरार रखा। अनुच्छेद 16(4) के सीमा के दायरों की जांच की निम्नलिखित टिप्पणियां की। इसमें कहा गया कि जो आरक्षण का सीमा होगा वो कौन कौन सा होगा, इसमें निम्नलिखित बातों को उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया था, वो देख लेते हैं। पहला है कि पिछड़ा वर्ग
उच्चतम न्यायालय ने समानता यह स्वीकार किया कि पिछड़े जाति के लोग पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे। जो पिछड़े जाति के हैं उसे पिछड़े वर्ग में, क्योंकि सामाजिक पिछड़ापन है ना, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने उसे पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने को बात को कहा। और न्यायालय के अनुसार पिछड़ा वर्ग से आशय है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। इस बात को अंडरलाइन हम कर रहे हैं, इसे याद रखेंगे। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, पहले इसी के आधार पर आरक्षण था, अब जो ईडब्ल्यूएस हुआ ये नया है, पहले इसी के आधार पर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको नहीं। उच्च न्यायालय में 1992 में इस पर टिप्पणी किया गया था। इसलिए आर्थिक के आधार पर 10% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था उस समय। दूसरा है पदोन्नति, प्रमोशन में आरक्षण। न्यायालय के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में लागू होगा, प्रमोशन में नहीं। तीसरा है आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो अब बढ़ गया है। समय तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 50% ज्यादा इसे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिसका अभिप्राय है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं में सेवा की संख्या के आधार पर निर्धारित होगा, जाति के आधार पर नहीं। तीसरा है खाली सीटों को भरने के लिए कैरी फॉरवर्ड को संवैधानिक माना, जिसका अभिप्राय है कि आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों में अगले वर्ष आगे बढ़ाकर भरा जा सकता है, लेकिन इनमें भी 50% की सीमा का पालन करना होगा। अगला है कि पिछड़ों में पिछड़ा और अगरों में पिछड़ा, इसे भी उच्चतम न्यायालय ने एक परिभाषित किया और एक रूपरेखा तैयार कराया कि पिछड़ों में पिछड़ा कौन है और पिछड़ों में अगरा कौन है। यहीं से हम लोग देखते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान यहीं से शुरू हुआ है। पिछड़ी जातियों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय सेवाएं या उच्च सैनिक पदों पर नियुक्ति को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जाए, बल्कि उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाएगा। अर्थात जो पिछड़ा, इसे कहेंगे पिछड़ा में अगरा है, मतलब ये उन्नत उत्थान हो चुका है तो इन्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा, इसे एज ए जनरल कैटेगरी के ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो पिछड़ा में पिछड़ा है वो उसे बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। इस निर्णय के बाद संविधान संशोधन का किया गया जो निम्नलिखित है, देखते हैं इसको। इस निर्णय के बाद तमिलनाडु ने आरक्षण को 69% को 9वीं अनुसूची में रख दिया। उसके बाद 77 संविधान संशोधन से अनुच्छेद 16(4)A अर्थात पदोन्नति में आरक्षण SC ST के लिए सिर्फ जारी रहेगा, ये संविधान संशोधन किया गया। 81वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद 16(4)B अर्थात कैरी फॉरवर्ड रूल्स में भी 50% की सीमा, जो केवल SC ST में लागू नहीं होगा, बाकी सब में लागू होगा। इन तीनों को देखेंगे, ये संविधान संशोधन किया इस निर्णय के बाद, ये तीन बातों को। और क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी प्रावधान यहीं से चालू हुआ जो अभी तक चल रहा है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से निरपेक्ष मूलाधिकार एब्सोल्यूट है पूरे फंडा राइट्स में। अगर हम देखेंगे, अगर कोई मूलाधिकार है तो अनुच्छेद 17 है जो निरपेक्ष मूलाधिकार है। यह निरपेक्ष मूलाधिकार है, अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को प्रतिबंधित करता है और यह दंडनीय अपराध भी है। हालांकि अस्पृश्यता को न तो संविधान में न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि इस शब्द को संविधान या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया, परंतु कुछ उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि अस्पृश्यता किसे कहेंगे। जैसे जन्म एवं जाति सूचक के द्वारा अपमान करना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोकना, जन्म एवं जाति के आधार पर सेवाओं में रोक लगाना। अस्पृश्यता के समाप्ति के लिए संसद के द्वारा बनाए गए विधियां हैं, ये हम देख लेते हैं। दो विधियां इंपोर्टेंट है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में और 1976 में संविधान को संशोधन करने के बाद इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। इसका नाम दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो पहले था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। वो किसी तरह से किसी को टाइटल नहीं दिया जाए, उपाधि का अंत किया जाता है। अब किसी तरह कोई भी टाइटल नहीं लेगा, अवार्ड दिया जाता है जो केवल प्रेसिडेंट दे सकते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करता है जो निम्नलिखित प्रावधान इसमें दिए गए। देखते हैं पहला क्या है। राज्यों के द्वारा सेना या शैक्षिक को छोड़कर कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक न है लेकिन राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर, किसी लाभ के पद पर या किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही कोई भी उपाधि ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति सहमति देंगे, उन्हीं उसी के बाद उसे कोई भी टाइटल को स्वीकार करना होगा। कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर या किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कोई उपाधि या भेंट प्राप्त करेगा। ये नियम दोनों पे लागू हो रहा है, भारतीय नागरिक और जो विदेशी है उन पे भी लागू हो रहा है, जो भारत के किसी लाभ के पद या किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है। इस प्रावधान के मूल अधिकार में रखने का उद्देश्य है कि राज्य के समक्ष सब समान है। इसका उद्देश्य हर नागरिक सम्मान नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, जो राष्ट्रपति की सहमति और राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जा सकता है, राज्य नहीं दे सकता है। केवल शैक्षणिक और ये सेना को जो मिलते हैं अवार्ड, उन्हें छोड़कर। सर्वोच्च न्यायालय इस पे जो फैसला दी उसे देखते हैं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 का मामला है,
जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कारों की वैधता पर सवाल उठाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये पुरस्कार उपाधि के समान है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है। हालांकि इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुरस्कारों को संवैधानिकता को बरकरार रखा और टिप्पणी दी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अवार्ड और टाइटल अर्थात पुरस्कार उपाधि में फर्क होता है। उपाधि सामंतवादी समाज ऐसा वंशानुगत के प्रतीक है, जबकि पुरस्कार लोकतांत्रिक समाज में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं में योगदान के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया अगर किसी को राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि जो भारत रत्न दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जाता है, तो वो अपने नाम के साथ एज ए टाइटल यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो एक पुरस्कार है, न कि टाइटल है। नहीं नाम से पहले न नाम के बाद, नॉट इन प्रीफिक्स और नॉट सफिक्स, नहीं दिया जाएगा। योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे लोग प्रेरित हो और देश का नाम और साख बनाने में, न कि विशेषाधिकार के लिए। मतलब ये अवार्ड इसलिए आता है कि असाधारण विशिष्ट सेवाओं के योगदान के लिए दिया गया, और जिनको दिया गया उससे समाज में, व्यक्तियों में, खासकर जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, उससे प्रेरित होकर देश का नाम करे और साख बनाए और अपने व्यक्तित्व की विकास करे, इसलिए अवार्ड दिया जाता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टाइटल और उपाधि दोनों को फर्क को समझा दिया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर बहुत जल्द लाएंगे, उसी भी देखेंगे। हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समान भाषा में, जितना हो सकता है हम समान भाषा में समझाने और पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।